नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आपका हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत को रूबरू कराएंगे जो बस्ती की नामचीन हस्ती हैं। ये सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात भी रखती हैं और ये अपने काल में शिक्षिका भी रह चुकी हैं, जो बच्चों को पढ़ाती हैं और लिखाती थी। बच्चे इनका सम्मान भी करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में रह करके बच्चे काफ़ी आगे गए और इनको सम्मान भी देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अपने बस्ती में चित्रांश क्लब चलता है जो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता है। महत्वपूर्ण संस्था है और ये उसी में महिला विंग की अध्यक्ष भी है। तो हम बातों का सिलसिला इनसे शुरू करते हैं। तो मैम, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार शंभू जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए देती हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में अपने नाम का और अपने काम का एक नया न्यूज़ नेशन चैनल खोला। उसमें आप आगे बढ़ें, ये मेरी आपके लिए शुभकामना है। और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने कहीं हमको इस योग्य समझा कि आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं भी अपने तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। मैम, हमारा आप सवालों का सिलसिला शुरू होता है कि आजकल मैम मैं देख रहा हूँ कि आप मंचों पे जा रही हैं, काव्य पाठ कर रही हैं और कवि सम्मेलन कर रही हैं। आप इसके पहले सिंगिंग, डांसिंग, ब्यूटी पार्लर में थी। अचानक से इसमें आपका रुचि कैसे आया? ऑडियंस को हमारे बताइए, जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल शंभू जी, आपने बिल्कुल सही पूछा हमसे, क्योंकि मैं शुरू से ही कवि कोई एक दिन में नहीं बनता है जी। और कवि हर व्यक्ति के हृदय में बैठा होता है। बस ये होता है कि उसे वो माहौल मिले, उसे वो वातावरण अगर मिल गया तो वो कवि की भावना अपने आप ही जागृत कहीं ना कहीं होती चली जाती है। मेरे पारिवारिक वातावरण में सभी पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, पढ़ाई लिखे का वातावरण था, अच्छे स्कूलों में मुझे शिक्षा मिली और मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कवि हमेशा से था। अच्छा। तो मैं जब पढ़ती भी थी तो भी मैं साहित्य में ज़्यादा अपनी रुचि रखती थी और साहित्य की किताबें मैं बहुत पढ़ती रहती थी। तो पढ़ते पढ़ते भी कुछ ज्ञान भी हुआ और कुछ लिखने का रुझान भी हुआ। तो मैं पहले लिखती थी तो वो सिर्फ मेरी कापियों में रह जाता था और भाषा भी जो होती थी वो चूँकि मैं पढ़ रही होती थी और मेरा कोई गुरु उस समय कवि के लिए नहीं था कि मैं काव्य पाठ कैसे करूं। शिक्षा के गुरु तो थे पर काव्य कैसे लिखूं ये बताने वाला मेरा कोई गुरु नहीं था। तो मैंने लिखा और मुझे लगा ये ठीक है। और किसी को दिखाने में, बताने में भी मैं संकोच करती थी, क्योंकि तब लड़कियों को इतना स्वच्छंदता नहीं थी कि वो हर काम अपनी मर्जी से जहाँ चाहें जैसा चाहें वो कर लें। घरों में भी बहुत प्रतिबंध हुआ करते थे। तो मैं लिखती थी, भाषा अनगढ़ होती थी मेरी, पर यह था कि मैं लिखा करती थी और उसको कहीं ना कहीं संकलित करती रहती थी। आज भी मेरी वो डायरी मेरे पास है जो मैं लिखा करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, संकलन करती गई। मेरी शादी हुई, शादी होकर यहाँ आई तो कुछ मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे शुरू में कुछ काम करने पड़े। तो उस समय मैंने सबसे पहला काम जो किया वो मैंने ब्यूटी पार्लर का किया। तो ब्यूटी पार्लर मैंने खोला, वो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, पर मेरी पारिवारिक विसंगतियां कुछ ऐसी हुई कि मुझे वो पार्लर बंद कर देना पड़ा। लेकिन पढ़ने लिखने का काम मैंने तब भी नहीं छोड़ा। पढ़ना और लिखना ये शौक़ मेरा तब भी था, आज भी है और शायद जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक रहेगा। लेकिन मैं लिखती हूँ, अभी भी लिखती हूँ। उस समय मैंने पार्लर का काम किया, फिर पारिवारिक विसंगतियों की वजह से मेरा पार्लर बंद हो गया। घर में रही 6 महीने। फिर मैंने यहाँ पे स्कूलों में जैसे ही मैंने अपनी एक एप्लीकेशन रिज्यूम डाला, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने निरंतर 25 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। तो जो आपने अध्यापन कार्य आपने किया वो किस सब्जेक्ट से आप कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, ये बताइए हमें। पहले मुझे जो है, मैं हिंदी की टीचर थी और मैंने बच्चों को हमेशा हिंदी पढ़ाया और हिंदी मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि बच्चे मुझे पसंद करते थे, क्योंकि साहित्य में रुझान होने की वजह से मैं एक विषय को भी अगर कभी कभी तो कक्षा में ऐसे होता था कि एक लाइन में ही पूरा पीरियड ओवर हो जाता था, क्योंकि पूरी मेरी व्याख्या उसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और बच्चे जो है वो उसको सुनते रहते थे। पीरियड ओवर। बच्चे मुझे पसंद करते थे। कुछ बच्चों ने तो आज भी मुझको अपना आइडियल बना लिया
कि मुझे मैम की तरह बनना है। और उन्हीं लोगों में से एक स्टूडेंट मेरा आज भी जो है वो देहरादून उसमें जो बीएसएफ की जो एकेडमी है उसमें वो इंस्ट्रक्टर है और वो आज वहाँ पढ़ा रहा है वो, और सिर्फ इस वजह से कि मुझे अर्चना मैम की तरह बनना है। आज भी वो मुझे मेरा गुरु और अपना आइडियल सब कुछ मानता है। तो एक तो ये उदाहरण है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे मुझसे डरते भी थे, मुझसे पसंद भी करते थे मुझको, और अनुशासित भी रहते थे बच्चे, और अपनी हर बात शेयर भी मुझसे करते थे। कुछ मेरा नेचर ऐसा था या मेरा व्यक्तित्व ऐसा था कि मैं जहाँ कहीं भी रही अपनी जगह एक अलग बना के रही। फिर जब मैंने टीचिंग लाइन में अपने आप ही मैंने फिर कहा कि अब कब तक करेंगे, कुछ मेरा स्वास्थ्य नहीं साथ देता था, तो फिर मैंने टीचिंग लाइन से खुद ही रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अब चूंकि एक अध्यापक और एक कवि दोनों मेरे अंतर्मन में बसा हुआ है, तो वो चीज़ मैं कभी छोड़ नहीं पाई। हमेशा मैं अंदर अंदर इस बात के लिए परेशान होती रही, और आज भी मैं इस प्रयास में हूँ कि मुझे कहीं लेक्चर देने को मिल जाए, मुझे कहीं लेक्चरशिप मिल जाए जहाँ मैं बच्चों को फिर से पढ़ा सकूँ, जो मेरे अंदर ज्ञान है वो कहीं कुंठित ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी भी पढ़ाऊँ। लेकिन तभी जो मेरी चित्रांश क्लब सामाजिक संस्था है उसमें पिछले वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का कार्यक्रम था प्रेस क्लब में, और चित्रांश क्लब की तरफ से हमको वहाँ बुलाया गया था। मैं वहाँ गई थी, तो मुझसे वहाँ लोगों ने पूछा आप कुछ बोलेंगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं बोलूँगी, बोलना तो मुझे आता है, मैं बोलूँगी। और फिर मुझे मंच पे खड़ा कर दिया गया। तो मैंने उसी दिन एक हिंदी के ऊपर एक कविता लिखी थी, वही कविता मैंने वहाँ सुना दी। तो जो वहाँ के संचालक थे उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद आई। कहले आप तो इतनी अच्छी कवित्री हैं, आप आज तक कहाँ छिपी थी? क्या वो कविता आप हमारे ऑडियंस को सुना सकते हैं? अब आज तो मुश्किल है क्योंकि वो कहीं संकलित पड़ी है किसी कॉपी में, तो मैं आज तो उसको नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मैं 14 सितंबर को आपको ज़रूर सुनाऊंगी वो कविता। लेकिन हमारा अगला सवाल ये है मैम कि ये तो आपने अपने जीवन का कार्यकाल बताया, बहुत अच्छा लगा। देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी, आप एक शिक्षिका है, तो मैं आपके शिक्षिका है, आपने बच्चों को पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। बच्चे आप जैसा कि आपने अभी बताया और हमको भी पता है, बच्चे काफ़ी आगे गए हैं और आपको मानते भी है कि मुझे मैम के जैसा बनना है। तो बच्चे 12वीं पास करने के बाद वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं, उनको सोचता नहीं है वो क्या करना चाहिए, उनको किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। क्या ये जो कवि है, ये जो साहित्य है, इस क्षेत्र में क्या जाना सही है बच्चों का? देखिए, ये कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। बस ज़रूरत ये होती है कि हम अपने किस गुण को अपने अंदर से जागृत कर पाएँ, क्रिएशन हमको कैसा मिले। ठीक है, अगर किसी के घर में पूरी फैमिली डॉक्टर है तो उसके घर का बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप डॉक्टर ही बन जाता है, क्योंकि वो उसी वातावरण में पढ़ा बला होता है। तो उसके माँ बाप भी चाहते हैं कि जैसे हम डॉक्टर हैं वैसे मेरा बच्चा भी डॉक्टर हो जाए, तो उसको वो जो है वो चाहे उसकी इच्छा है या नहीं है उसको डॉक्टरी लाइन में डाल दिया। जिसके घर के लोग टीचर होते हैं उनके घर के बच्चे ऑटोमेटिक उनको लगता है कि ये लाइन सबसे अच्छी है, और उसी वातावरण में पढ़े लिखे होते हैं तो वो टीचिंग लाइन में, कोई बीटीसी कर लेता है, कोई भी टेट कर लेता है, कोई किसी तरह की, और वो टीचिंग लाइन में जाने के प्रयास में बीएड डीएड करके चला जाता है। तो ये एक चीज़ तो ये होती है वातावरण, जो बच्चे को वातावरण परिवार से मिलता है वो उसी जीन्स को आगे बढ़ा ले जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हर घर में हर बच्चा डॉक्टर नहीं होता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं होता, हर बच्चा वकील नहीं होता। जैसे आप किसी नेता को देखें तो नेता के बच्चे नेता हो जाते हैं, डीएम का बच्चा ज़्यादातर डीएम बन जाता है, क्योंकि वो उसी लाइन में ही अपने आप को देखता है, वही कल्पना करता है और वही गुण उसके अंदर अपने आप जागृत हो जाते हैं और वो उस लाइन में अपने आप चला जाता है। लेकिन फिर हमारा ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को कोई ख़ास चीज़ पसंद है, जैसे वो डॉक्टर फैमिली में है और उसके अंदर एक भावनाओं में एक कवि कहीं दर्शक दिखाई दे रहा है, तो उसके माँ बाप को चाहिए कि उसको उस क्षेत्र में जाने की थोड़ी सी छूट दें, जिससे वो उसके अंदर की जो भावना है वो बाहर आ सके, वो उसको क्रिएट कर सके।
हम भी जब लिखते पढ़ते थे तो हमको ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मंच पे जाके कविताएं पढ़ूंगी, लेकिन मेरी इच्छा थी। जब मैं दूसरे कवियों को देखती थी, शायरों को देखती थी, तो मैं बहुत मन से सुनती थी और मेरे मन में एक बात ये हमेशा आती थी कि क्या मैं भी कभी ऐसे मंच पे जा पाऊंगी, क्योंकि उस समय का वातावरण इतना विकसित नहीं था। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध होते थे, ना मोबाइल था, ना कैमरा था, एक ट्रांजिस्टर घरों में हुआ करते थे जिससे लोग सुनते थे। टीवी आया, थोड़ा जागृत हुआ आदमी, तो वो नेशनल टीवी हुआ करता था। आज बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं हैं। उस समय अगर आज ये सुविधाएं होती जो आज हैं, तो मैं उसी समय शायद मंच की कवित्री बन गई होती, क्योंकि अपने आप को पब्लिश करने का कहीं मौका मिलता मुझे ना, और उस समय मुझे मौका नहीं मिला, तो जो वो मेरा अंदर का एक कवि था वो वहीं दब के रह गया। लेकिन फिर भी जो इंसान के अंदर उसकी गुणवत्ता है वो कभी छिपती नहीं है, एक ना एक दिन वो निकल के बाहर आती है और अपनी जगह अपने आप बना लेती है। तो मुझे मौका मिला, मैंने अपनी जगह अपने आप बना लिया। लोगों ने मुझे पहले काव्य पाठ में पसंद किया, दूसरे में अपने आप उन्होंने बुलाया। वो राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन था, उसमें मुझे मंच पे मौका मिला। फिर ऐसे ऐसे करके आज मेरी एक पूरे, समझ लीजिए कि फेसबुक के जितने भी साहित्य मंच हैं सबसे मैं जुड़ी हूँ, सब पे मेरी कविताएं पब्लिश्ड होती हैं, सबसे मुझे प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, मेरी रचनाएं विजयी होती हैं, उसमें मुझे इनाम मिलता है। बस्ती में, बस्ती के आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम अगर साहित्य से संबंधित है तो उसमें मुझे बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ और आज मैं कविताएं लिखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, लोगों को बताती भी हूँ, मोबाइल पे, फेसबुक पे डालती हूँ, उसमें मुझे सम्मान मिलता है। तो ये इस तरह करके एक ये कवियों की दुनिया में मैं अपने आप, अपने गुणों की वजह से मैं उससे चिपकती चली गई। जैसे ये होता है कि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति आपको मिल गया है तो स्वाभाविक रूप से आपकी उससे मित्रता हो जाएगी, और अगर आपका स्वभाव उससे मेल नहीं खा रहा है तो आप अलग हो जाओगे थोड़ी देर के बाद। जैसे पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, कि जो जिस स्वभाव का होता है उसको वो चीज़ पसंद आती है। तो वो मेरे अंदर भी जो है वो एक ये भावना थी, और मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पापा, भाई लोग, सब लोग जो थे वो साहित्य से जुड़े हुए थे, तो एक वातावरण भी वहाँ का था। लेकिन मैम, हमारा अगला सवाल ये है, आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं, आज की युवा जो है लड़कियां, वो उनके पेरेंट्स से काफ़ी दिक्कत आती है, जाने नहीं देते कहीं हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए, तमाम सारे मतलब उनको डर रहता है। तो बच्चे इस सिचुएशन में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस पर आप अपनी क्या विचार रखेंगे? ये जो आपका प्रश्न है शंभू जी, इसको मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि आज की परिस्थितियां, जो आपने अभी कहा है कि माँ बाप डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप बिल्कुल नहीं डरते हैं। माँ बाप ने आज अपने बच्चों को जितनी फ्रीडम दी है उतनी फ्रीडम पहले नहीं थी। नहीं, गांव में तो देखा जा रहा है कि इस तरीके से, शहरों में भी, लेकिन वो बच्चे आगे नहीं, ऐसे बहुत उदाहरण है। गाँवों में वो फ्रीडम है, और गाँव के बच्चे बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं। गाँवों से बच्चे IAS PCS बन के ज़्यादा निकल रहे हैं। गाँवों से बच्चे नहीं, जो निकल रहे, नहीं, जो निकल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं निकल रहे उस पर आप क्या विचार देंगे? उनको क्या, उन पर आप उन माता पिता को क्या मैसेज देंगे आप चैनल के माध्यम से? 100%, तो 100% तो कोई भी बात पूरी नहीं होती है। कहीं भी 100% कोई भी काम पूरा नहीं होता है। अगर कोई गांव में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बाहर जाते हैं, 20 वहीं रह जाते हैं, और 10 घर के अंदर रह जाते हैं। तो जो घर के अंदर बच्चे हैं उनको मेरा ये संदेश है कि समाज को देखते हुए, समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, जो समाज में इस समय एक स्वाभाविक रूप से एक असुरक्षा व्याप्त हो गई है, और कुछ माँ बाप भी डरने लगे हैं, कुछ बच्चे भी थोड़ा सा डरने लगे हैं कि कहीं अगर हम बाहर निकले किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो उनको ये चाहिए कि वो बाहर निकलें, ज़रूर निकलें बाहर, और उनके अंदर जो अपनी योग्यता है, चाहे वो गीत की है, चाहे संगीत की है, चाहे नृत्य की है, लोकगीत की है, या किसी तरह के कुटीर उद्योग की है, क्योंकि आदमी को पैसा तो कमाना है, जीवन यापन के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। तो जो गुण, जो योग्यता, जो क्षमता उसके अंदर है उसका वो उपयोग करे, लेकिन
इस समय की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि देश में असुरक्षा बहुत व्याप्त है। जितना ही मीडिया सक्रिय है, जितना ही इंडिया डिजिटल हुआ है, जितनी ही सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी ही असुरक्षा भी बढ़ी है। क्योंकि हर चीज़ अगर कहीं फ़ायदा करती है तो दवा भी है वो तब तक फ़ायदा करेगी जब तक वो उसकी डेट एक्सपायर नहीं होगी, और अगर उसकी डेट एक्सपायर हो गई है तो वही दवा आपको नुकसान कर जाएगी। तो इस समय जो देश की या समाज की, देश तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि देश कहने में फिर बात कहीं दूसरी तरफ चली जाएगी, तो समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, बच्चे निकलें, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, अपने माँ बाप की राय से निकलें और अपने आप को जहाँ सुरक्षित महसूस करें वहाँ जाएं, उस काम को करें। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं। अभी मैंने एक बनाई छोटी सी पोस्टर अपना बनाया, और नवांकुर काव्य पाठशाला। जी, मैंने फेसबुक पर देखा है। इसका क्या 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 मैं बताना चाहती हूँ, मतलब है? और मैं ये भी चाहती क्या हूँ, चीज़ है? हाँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से उसको थोड़ा प्रसारित करें, क्योंकि आज इंग्लिश का युग है, कंप्यूटर का युग है। हर बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहता है, हर बच्चा इंजीनियर ही बनना चाहता है। कोई पीजीडीसीए करना चाह रहा है, कोई ओ लेवल करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, पर हिंदी कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है। हिंदी से बच्चे डरते हैं, हिंदी से लोग भागते हैं, और उनके माँ बाप भी ये समझते हैं कि अगर मेरा बच्चा हिंदी पढ़ेगा तो बैकवर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कि जिन बच्चों के अंदर जरा भी साहित्य का रुझान है, कविता वो थोड़ी बहुत लिख लेते हैं, या लेख है, निबंध है, किसी भी तरह की अगर वो कोई भी चीज़ अगर उनकी लेखन शैली में रुचि है और वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं पा रहे हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, या आज का युग ये है कि जो सीनियर लोग जितने हैं वो सारे मंचासीन हैं, वो अपने आगे नए लोगों को जगह नहीं देते हैं। तो मेरा ये है कि मैं वो बच्चे मेरे पास आएँ, मैं उनको सिखाऊंगी, उनको लिखना बताऊंगी, उनको बोलना बताऊंगी, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं अपने आप बुला के उनकी वो उन सारी समस्याओं का समाधान करूंगी, और उनको एक नया प्लेटफॉर्म दूंगी मैं, कि जिससे उनके अंदर जो भावनाएं हैं, चाहे काव्य के माध्यम से, चाहे लेख के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो अपने आप को आगे बढ़ा के अपनी बात को समाज के आगे रख सकें। तो उस जो मैंने नवांकुर काव्य पाठशाला का एक पोस्टर बना के डाला था फेसबुक पे, उसका सिर्फ ये उद्देश्य था कि आज के बच्चे या युवा जो थोड़ा बहुत लिखते भी हैं, उनको अपनी बात को कहने का कोई स्थान नहीं मिलता है। हाँ, आजकल वही देखा, यही मेरा सवाल था आपसे कि उनको स्थान नहीं मिलता है, मानसिक तनाव में बच्चे आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है एक ये छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, नवांकुर काव्य पाठशाला, कि ये मैंने अपने मंच का नाम रखा कि जो बच्चे यहाँ आए वो सीखें और उसको प्रस्तुत करें, और उसको मैं मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी आज के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जितना है उसके माध्यम से मैं उनकी उस गुणवत्ता को आगे बढ़ाऊं। एक मेरा ये उद्देश्य है। लेकिन मैं अभी दुर्भाग्य कहूँगी आज के जो नवांकुर हैं जितने, कि उनमें से किसी भी बच्चे ने हमको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। इससे मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की बात जो लोग करते हैं, तो वो हिंदी कहीं ना कहीं अब वो बीमार हो रही है। हिंदी के प्रति लोगों का आकर्षण तो पहले ही कम हो चुका है, और जो लोग अब जैसे जनरेशन टू जनरेशन अगर हम सोचें कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी ये आएगी, ठीक है, तो वो पुरानी हटेगी तब तो नई आएगी। लेकिन अगर पुरानी हट गई और नई नहीं आई तो वो जगह तो खाली हो जाएगी, फिर एक दिन वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये नए बच्चे हैं वो हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और कुछ ऐसे काम करें जिससे जो हिंदी का अपना एक गौरव है वो भारतवर्ष से ख़त्म ना होने पाए। मेरा इतना कहना, क्योंकि मैं शुरू से हिंदी की अध्यापिका रही हूँ, तो हिंदी मेरी आत्मा है और हिंदी को मैं कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
अगर आप खाली हिंदी बोलें तो आप अधूरे रह जाएंगे, खाली उर्दू बोलें तो आप अधूरे रह जाएंगे। तो ये जो मेरी कवियों की दुनिया है, ये कहते हैं कि ये दोनों भाषाएं आपस में सगी बहनें हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। तो चाहे शायर बनो या कवि बनो, कुछ तो बनो, लेकिन अपनी जो ये भाषा है इसको कभी ख़त्म ना होने दो। आज के नवांकुरों से, युवा वर्ग से, जो युवा पीढ़ी है जो बिल्कुल लिखने में कमज़ोर हो गई है, क्योंकि हर काम लैपटॉप पे होने लगा है, तो पेन से लिखना नहीं चाहते बच्चे। और जब तक पेन से नहीं लिखेंगे तब तक कवि नहीं बन पाएंगे। थैंक यू। अर्चना जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया युवा पीढ़ी को हमारे, और आपकी बात जो आपने बात रखा, मैं भी सहमत हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से हम दर्शकों तक आपकी बात पहुँचाएंगे और हम फिर नए अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपने चैनल को टाइम दिया, धन्यवाद।